Good morning, students. Good morning, ma'am. So today we are going to start with a new chapter, chapter number 2, that is linear correlation. Okay, we'll do the introduction of this chapter. What we will learn in this chapter, what does it tells you about? Okay, linear correlation. As the word itself suggests, correlation. Can correlation be between only single variable? No, you need at least two variables, right, to correlate, right? So when we have correlation, it is clearly stating that we'll be having two variables, okay? So we will be having two variables. Let's name them x and the other variable, let's name them y. We have two variables. Which are the two variables? Let's name them x and y. Now, this correlation, these two variables will be correlated. These two variables will be correlated and this two variable will have a cause and effect relationship. What will it have? It will have cause and effect relationship. Okay, what do you mean by cause and effect relationship? One variable is the reason and the other variable is the result of it. Okay, let me clear it with an example. If I say cause and the other word is effect, if I say there is a cause and effect relationship, there is a reason and the reason behind it comes the result. If I say you will do hard work, you will get good marks, your result will be good. Right? If you will work hard, if your study hours will be more, if you will be doing more of practice. So if I say you do a lot of hard work, your result will be what? Your result will be good. So this is what? जितना ज़्यादा अच्छा पढ़ाई करोगे, उतना अच्छा result आएगा. Right? So this is cause and effect relationship. This is a positive correlation. माने जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, बट नहीं करोगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा. समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? देयर इज टू वेरिएबल्स. इट कैन बी एनीथिंग. In this example, what is our x? Our x is hard work and what is our y? Our result is our y. जैसे हमने दो वेरिएबल्स का नाम दिया था ना, x और y, तो यहाँ पे x कौन है? हार्ड वर्क है और रिजल्ट कौन है? y है. ठीक है, तो वी हैव टू वेरिएबल्स. मैंने क्या बोला? वो दो वेरिएबल्स के बीच में कौन सा रिलेशन होना चाहिए? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन. एक है हमारा कॉज और उसका जो इफेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से जो हमारा इफेक्ट हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे जो हमारा नेक्स्ट वेरिएबल है. ठीक है, तो दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास. तो यहाँ पे हमारा जो कॉज है वो है हार्ड वर्क. अब मुझे ये बताओ, ये जो रिजल्ट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो हार्डवर्क क्या है? हार्डवर्क इंडिपेंडेंट है. क्या है हार्डवर्क? हार्डवर्क इंडिपेंडेंट है, लेकिन रिजल्ट क्या है? रिजल्ट डिपेंडेंट है. तो दो वेरिएबल्स भी है, लेकिन दो वेरिएबल्स कैसे है? एक है इंडिपेंडेंट और एक है डिपेंडेंट. और दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा है? दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप है. एकदम इजी सा एग्जाम्पल हमने क्या देखा? जितनी अच्छी पढ़ाई उतना अच्छा रिजल्ट. और कोई एग्जाम्पल हो सकता है? वी कैन मेक अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, राइट? और कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हो? जितनी अच्छा बारिश, that is rainfall, the crops will also grow well. है ना? ऐसा बोल सकते हैं. बारिश अगर अच्छी होगी तो हमारी जो फसल है वो कैसी होगी? अच्छी ग्रो होगी, राइट? अगर मैं ऐसा बोलूँ, इफ योर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या फिर आपने जो प्रमोशन किया वो अच्छा हो गया, आपने बहुत अच्छे से किया किसी चीज़ का प्रमोशन, तो उसका जो सेल्स है वो कैसा हो गया? बढ़ गया, अच्छा हुआ. समझ में आ रहा है? कोई भी मूवी आती है उसके पहले कितने सारा प्रमोशन करते हैं, यहाँ जाके वहाँ जाके. प्रमोशन करने का मतलब क्या है? उस चीज़ को बेचना है ना. समझ में आ रहा है? उस चीज़ का प्रॉफिट बढ़ाना है ना. जितना अच्छा प्रमोशन, nowadays they are using new ways of doing promotion, going to the set wherever it is given, the thing is shooted, or going to the cinema halls and giving surprise to the fans, right? तो ये क्या है?
मेथड्स है अलग अलग। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमें सेल्स बढ़ाना है, तो सेल्स बढ़ाने के लिए क्या किया, प्रमोशन किया, एडवर्टीजमेंट किया, जिससे हमारा सेल्स बढ़ गया। तो अगेन दिस इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कुछ करने की वजह से उसका इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है, इज एन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अंडरस्टैंडिंग? चलो, तो वी विल हैव टू वेरिएबल्स। हमें आर पढ़ रहे हैं हम लोग। आर क्या है, हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे, दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा, राइट। वी हैव लीनियर कोरिलेशन। हम लोग लीनियर कोरिलेशन को हम लोग डिनोट करते हैं बाय स्मॉल आर। हाउ डू वी डिनोट इट, वी डिनोट इट बाय स्मॉल आर, ठीक है। तो जो भी लीनियर कोरिलेशन होगा, ऑलवेज रिमेंबर इट हैज टू बी स्मॉल आर बिकॉज कैपिटल आर इज डिनोटिंग समथिंग एल्स, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप लीनियर कोरिलेशन लिखो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इट हैज टू बी स्मॉल आर। एज आई टोल्ड यू द रिलेशन, मैंने क्या बोला कि जो रिलेशन था जो हार्डवर्क और मार्क्स के बीच में या फिर रिजल्ट के बीच में, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप था, राइट। इफ मुझे ये ग्राफ के फॉर्म में शो करना है तो दिस इज माई ग्राफ, वेयर दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। व्हाट डू वी मार्क ऑन एक्स एक्सिस, वी ऑलवेज मार्क इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो जो हमारा एग्जाम्पल था हार्डवर्क और रिजल्ट में, उससे मैंने आपको ऑलरेडी बताया इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है। कौन इंडिपेंडेंट है, हार्डवर्क इंडिपेंडेंट है, और ये, और मैंने क्या बोला, एक्स एक्सिस पे कौन आएगा, हमें हमेशा कौन आएगा, इंडिपेंडेंट। यहाँ पे कौन आएगा, डिपेंडेंट। माने यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हार्डवर्क और यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। Always remember, whenever you have to make a graph, you have to mark the x-axis, you have to mark the y-axis, you have to write the scale also. This is the proper method of finding or drawing a graph. Whenever you do the graph, this thing has to be made clear. Now, why am I teaching you to make a graph? We have three methods to find linear correlation. To find linear correlation, we have three methods, and सबसे first वाला is the scatter diagram method, ठीक है। The first method is scatter diagram method, and then we will have Karl Pearson's product movement method. The third one we will have Spearman's rank correlation method, ठीक है। So we'll be having three methods. We have to find R by three methods. That is, the first one is scatter diagram method. Then we will be having Karl Pearson's product movement method, and the third one is Spearman's rank correlation method. Now the graph scatter diagram method, ठीक है। जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करो, एज आई टोल्ड यू, जो मैंने बोला ना कि जो उतना हार्डवर्क अच्छा करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, माने जितनी अच्छी पढ़ाई उतना अच्छा रिजल्ट ना। तो रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करो और आपके जो पॉइंट्स है ग्राफ के, कैन यू सी इट इज लाइंग ऑन द सेम लाइन, yes or no? And can you see the line is going upward direction? पॉइंट्स कैसे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। पढ़ाई जितनी अच्छी उतने अच्छे मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग? So what is happening over here? The points are going from downwards to upwards. This clearly shows there is a positive relationship, and when they are lying on a straight line, we called it as perfect positive correlation. What do we call this as? Perfect positive correlation. तो मैम अगर नीचे जा रहे होंगे तो उसको perfect negative बोलेंगे? Yes. If the line is going downwards in a straight line, then we call it as perfect negative correlation. तो अगर पॉइंट ऊपर जा रहे हैं पर स्ट्रेट लाइन में नहीं हो तो
ऊपर तो जा रहे हैं ना. कैन यू सी देयर इज अ स्ट्रेट लाइन? नो, अ लिटिल स्कैटर्ड, राइट? बट दे आर गोइंग इन विच डायरेक्शन? Upward direction. If the points are going to the upward direction, it is called as partial positive correlation. Partial positive correlation. Partial positive correlation. हमने पढ़ा perfect positive, हमने पढ़ा परफेक्ट नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव. तो जो पॉइंट्स नीचे जा रहे हैं और स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे वो पार्शियल नेगेटिव होंगे. यस, क्लियर. पर जो पॉइंट्स स्कैटर्ड है यहाँ वहाँ, हमें पता ही नहीं चल रहा है ये कौन सा पॉइंट है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है. वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. तो इफ द पॉइंट्स आर स्कैटर्ड देन वी कॉल्ड इट एज लैक ऑफ कोरिलेशन और नो कोरिलेशन एट ऑल. व्हाट डू वी कॉल इट एज? लैक ऑफ कोरिलेशन. ठीक है, बिकॉज ये पॉइंट्स ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं. वी कैन नॉट अज्यूम विच काइंड ऑफ पॉइंट्स दिस आर. So this is called lack of correlation. You can zero correlation, no correlation, कुछ भी बोल सकते हो. ठीक है, और दो जो है उसके बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं. तो ये था हमारा सबसे फर्स्ट मेथड जो हमने पढ़ा, जिसका नाम है स्कैटर डायग्राम मेथड. ठीक है, स्कैटर डायग्राम मेथड में आपको यूजुअली ग्राफ ड्रॉ करने का आता है. यूजुअली इट इज नॉट आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि अगर ऊपर जा रहा है तो क्या बोलेंगे, अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे. तो इट इज फॉर आवर नॉलेज, बट यूजुअली सम्स फ्रॉम दिस exercise is not asked in your examination. Okay, moving towards the next method. The second method that we have is Karl-Pearson's product movement method, where you have to practically solve and you have to see कि correlation कैसा आ रहा है. You will be given variables, आपको find करके देखना है. ठीक है, तो मैं जैसे मैंने आपको already बताया, we denote this correlation as R. कोरिलेशन जो है वो किससे डिनोट होता है? R से होता है. One thing that I want to make you clear is whenever you find the value of R, the value of R always has to be, always the value of R has to be 1 and -1. This, what does it show? That the value of R cannot be more than 1. Value of R cannot be less than -1. मानी जो भी वैल्यू आपका लाई कर रहा है वो किसके बीच में लाई करेगा? Suppose this is my number line. Here it is 0. Here it is 1, +1. Here it is -1. If my answer is perfect 1, R का आंसर जो है हमारा 1 आया, what it will show? It will show that there is a perfect positive correlation. समझ में आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हो आप लोग? हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं परफेक्ट पॉजिटिव, क्यों पढ़ रहे हैं परफेक्ट नेगेटिव, क्यों पढ़ रहे हैं पार्शियल पॉजिटिव, क्यों पढ़ रहे हैं पार्शियल नेगेटिव, क्यों पढ़ रहे हैं? जीरो मानी क्या? नो कोरिलेशन एट ऑल. कोरिलेशन ही नहीं है, है ना? कुछ आंसर ही नहीं आया, जीरो आ गया, तो फिर कोई कोरिलेशन, दोनों के बीच कोई रिलेशन है ही नहीं. जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की हम लोग बात कर रहे थे वो रिलेशनशिप नहीं है. इज दैट क्लियर? चलो, तो हम लोग ने क्या बोला? 1 इज परफेक्ट पॉजिटिव, -1 इज परफेक्ट नेगेटिव, 0 इज नो कोरिलेशन. तो मैम मेरा आंसर तो 0.94 आया, अब मैं क्या लिखूं? बच्चे क्या पूछेंगे? 0.94 क्या लिखो? तो कैन यू सी 0.94 इज नियरर टू 1? इट इज वेरी क्लोज टू 1. येस और नो? Yes, when 0.94 is very close to 1 means there is a high degree of positive correlation. There is a high degree of positive correlation. समझ में आ रहा है? तो अगर मेरा आंसर 0.24 आया तो मैम मैं क्या लिखूं? पॉजिटिव है ना? यस और नो? पॉजिटिव है. नंबर लाइन के कौन सा साइड है? पॉजिटिव साइड है. Yes, so when it is on the positive side, but it is lesser side, means 0.5 से कम वाले साइड आ रहा है, तो that will show it is the low degree of positive correlation.
समझ में आ रहा है? जितना नियरर टू 1 हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, जितना नियरर टू 0 हाई डिग्री ऑफ लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। समझ में आ रहा है? तो नेगेटिव साइड भी सेम ऐसा ही कर देंगे ना। यहाँ पे सोच लो, यहाँ पे -0.5 है, ठीक है। जितना नियरर टू 1 होगा हाई डिग्री होगा, जितना नियरर टू 0 होगा लो डिग्री होगा। यस, समझ में आ रहा है सबको? तो दिस इज व्हाट इज आर। सो वी विल फाइंड आर। आपको जो आर की वैल्यू मिलेगी वो हमने समझ ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें करना है सम्स, ठीक है। हमारा जो सेकंड मेथड है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, उसके लिए हमें दिए जाएंगे वेरिएबल्स, एक होगा x और एक होगा y। क्या होगा? एक होगा x और एक होगा y, और हमें फाइंड करना है कोरिलेशन। कौन से मेथड है? सब हमारा सेकंड मेथड है कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। तो अब जो ये मेथड है उसमें वी हैव डिफरेंट फॉर्मूलाज एंड डिफरेंट फॉर्मूलाज हैज टू बी अप्लाइड डिफरेंट टाइम। माने हमें जो है, मैंने जैसे बोला ना कि 2 वेरिएबल्स दिए हैं, x दिया है, y दिया है। तो फर्स्ट वर्क दैट यू विल डू इज व्हाट यू विल डू, यू विल टेक द टोटल ऑफ बोथ द थिंग्स। एक बार टोटल मिल गया तो व्हाट इज दिस? दिस इज माय समेशन x, and what is this? My summation y. Do you know how to find x bar and y bar? Yes. How do we find x bar? We do summation x divided by n, we get the x bar value. Where to find y bar, summation y divided by n, we get the y bar value, right? तो सबसे फर्स्ट काम जब भी आप कोरिलेशन का सम करो तो क्या करोगे? एक तो सबसे पहले x bar और y bar ढूंढ लोगे। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे मैम क्यों ढूंढना है x बार और y बार? क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि विच फॉर्मूला हैज टू बी अप्लाइड। वी हैव 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड उसका जो x बार मीन जो है हमारा वो क्या आ रहा है। अगर मीन डेसिमल में आ रहा है तो वी हैव अ डिफरेंट फॉर्मूला। इफ इट इज नॉट कमिंग इन डेसिमल, इट इज कमिंग इन इंटीजर्स, देन वी हैव अ डिफरेंट फॉर्मूला। ओके, सो लेट्स सी द फॉर्मूलाज। Now we are learning which method? We are learning Carl Pearson's method, ठीक है? Carl Pearson's product movement method. As I told you, first step is to find my x bar and y bar. Is it clear? चलो, तो what is my x bar and y bar? When my x bar and y bar is in integers. What do you mean by integers? होल नंबर, डेसिमल में नहीं आ रहा है। जब भी आपने फाइंड कर लिया, x बार फाइंड कर लिया, y बार फाइंड कर लिया, आपने देखा कि वो जो है वो डेसिमल में नहीं आ रहा है, इंटीजर्स में आ रहा है, देन वी विल फाइंड r by the formula summation x minus x bar y minus y bar divided by under root of summation x minus x bar the whole square into summation y minus y bar the whole square. मैम कॉलम कितने बनाने हैं? तो वी हैव 2 columns x and y. First of all we have to make x minus x bar, then y minus y bar, then we have the multiplication of both. प्रोडक्ट है ना दोनों का, तो we have to make x minus x bar into y minus y bar. ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला क्या बाकी रह गया? x minus x bar the whole square, और एक बाकी रह गया y minus y bar the whole square. तो हमें एक्स्ट्रा कितने कॉलम्स बनाने हैं? 5 एक्स्ट्रा कॉलम्स बना देने हैं। अंडरस्टूड? This method, this formula has to be applied when our x bar and y bar is not in decimal. Understanding? It is in integers. Okay? Then we have a different formula when x bar and y bar is in decimal. When x bar and y bar is in decimal. And one more thing that you have to remember is along with it, x bar y bar तो छोटा छोटा x bar और y bar जो है वो तो हमारा डेसिमल में आ ही रहा है, लेकिन साथ में जो वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन है x और y की जो वैल्यूज है वो भी कैसी है? स्मॉल है, छोटी है। एंड वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इज व्हाट? वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इज स्मॉल। मैम स्मॉल माने क्या? स्मॉल माने यू कैन से कि भाई
सिंगल डिजिट में आ रहा है, ये डबल डिजिट में आ रहा है, 99, 65, 49, चलो डबल डिजिट तक ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करो। 100, 150, 600, डिजिट 3 डिजिट की हो गई 1500 या फिर 15,000, मानी जैसे जैसे डिजिट्स बढ़ रही है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। ये कब अप्लाई करना है? जब ऑब्जर्वेशन की वैल्यू छोटी है, सिंगल डिजिट में होगी तो भी चलेगी, डबल डिजिट में होगी तो भी चलेगी, लेकिन व्हेन वी हैव 3 डिजिट्स डोंट ट्राई टू यूज दिस फॉर्मूला, विल ट्राई सम अदर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? सबसे पहले तो x बार एंड y बार जो है वो मेरा डेसिमल में आएगा, और दूसरी बात value of observation is small. The formula for this will be n summation xy minus summation x summation y divided by under root of n summation x square minus summation x the whole square into n summation y square minus summation y the whole square. मैम थोड़ा फॉर्मूला बड़ा है लेकिन इससे भी इजी है। Why? We have to make only 3 extra columns. Why? We have x, we have y, we just have to make xy, we have to make x square and we have to make y square. That's all. सिर्फ 3 extra columns बनाने हैं। Is it clear to everyone? फॉर्मूला शुरू कहाँ से हो रहा है? n से शुरू है, n summation x y minus summation x summation y will be divided by under root of n summation x square minus summation x the whole square into under root of summation y square minus summation y the whole square. Very good. This formula has to be on your tongue. चलो, तो जैसे मैंने बोला कि अगर x बार और y बार हमारा डेसिमल में है और ऑब्जर्वेशन की वैल्यू अगर बड़ी है तो वी हैव अ डिफरेंट फॉर्मूला। ओके, तो नाउ विल लर्न व्हेन x बार एंड y बार आर इन डेसिमल्स बट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इज व्हाट? वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लार्ज। तो अब जब वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन बड़ी है, मानी जो x की वैल्यू है ना वो बड़ी आ रही है, तो हमें उसको थोड़ा छोटा भी तो करना पड़ेगा जिससे हमारा कैलकुलेशन कैसा हो जाए? इजी हो जाए। ठीक है, तो मेक द कैलकुलेशन इजी व्हाट वी विल डू इज wherever we have x we will convert it to u and wherever we have y we will convert into v. So you have to do one thing that wherever in the same formula, यही वाले फॉर्मूला में जहां जहां x है वहां वहां u बता देना और जहां जहां y है वहां वहां v बता देना। Let's convert it. R is equal to n summation uv minus summation u summation v will be divided by n under root of n summation u square minus summation u the whole square into under root of n summation v square minus summation v the। तो इससे हुआ क्या? फॉर्मूला तो हमने सेम लिखा, सिर्फ u और v को डाल दिया, तो ये u और v ही तो हमारा है। वी आर कन्वर्टिंग द वैल्यू विच इज लार्ज, वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इट इन अ शॉर्ट वे। तो u को कन्वर्ट, x को जो हम लोग u में कन्वर्ट करेंगे वो कन्वर्ट कैसे करेंगे? x में से माइनस कर देंगे a को एंड a इज आवर अज्यूम्ड मीन, एंड फिर भी वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, हमने x को माइनस कर दिया a में से, माने a माने क्या? अज्यूमिंग, किसी एक नंबर को हमने अज्यूम्ड कर दिया कि भाई ये हमारा अज्यूम मीन है। वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन 11th स्टैंडर्ड आल्सो व्हेन वी यूज्ड टू फाइंड मीन, राइट? तो किसी एक नंबर को हमने a बना दिया, वो हमारा अज्यूम्ड मीन होगा। इट कैन बी द स्मॉलेस्ट नंबर ले लो, मिडल मोस्ट नंबर ले लो, या फिर हमारा x बार जो आ रहा है उसको राउंड ऑफ करके ले लो। ठीक है, तो वो हमारा a हो जाएगा। फिर भी वैल्यू बड़ी आ रही है तो v डिवाइडेड बाय एज अ कॉमन डिवाइजर, वी हैव अ कॉमन डिवाइजर, नेम इट एज cx. c is my common divisor. What is c? c is my common divisor. वो आपको assume करना है वो c कैसे आ रहा है? 100 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, it can be anything. Okay, depending on the question you have to see which number it has to be divided. Similarly, v will be y minus b divided by cy. b is my assumed mean and cy is my common divisor. Is it clear to everyone? We have learned 3 formulas.
First formula was when x bar and y bar was in integers. The second one was x bar and y bar in decimal, but the value is small. And the next one was x bar and y bar is in decimal, but the value of observation is what? Large. Very good. Now we have two more formulas in this method, and that two more formula will be applied only for the short sums. This is the formulae only for the short sums. चलो, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला इज वी हैव आर, और आर का जो बेसिक फॉर्मूला जहां से हमने तीन फॉर्मूलाज लिखे ना, वो बेसिक फॉर्मूला जो है आर का जहां से डिराइव हुआ है वो है कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स इंटू एस वाई। जो सबसे बेसिक सा फॉर्मूला जहां से वो तीनों फॉर्मूला जो हमने अभी भी पढ़े ना वो डिराइव हुए हैं, वो कहां से डिराइव हुए हैं? यहां से। द फॉर्मूला इज कोवेरियंस डिवाइडेड बाय एस एक्स into sy. sx माने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, sy माने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। कोवेरियंस अगर ढूंढना है तो कोवेरियंस xy ढूंढने के लिए वी हैव टू डू x माइनस x बार, y माइनस y बार, इट विल बी डिवाइडेड बाय n, and to find sx, that is standard deviation x, we have to do under root of x minus x bar the whole square divided by n, and similarly sy will be under root of summation y minus y bar the whole square divided by n। इसके बाद के जो दो फॉर्मूला मैं आपको सिखाऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट सम्स के लिए, बिकॉज 2 मार्क का शॉर्ट सम उसमें से आता ही आता है। तो द नेक्स्ट फॉर्मूला दैट वी कैन बी डिराइव, सारे फॉर्मूलाज जो भी है ना वो इसी में से डिराइव हो रहे हैं। किसमें से? कोवेरियंस डिवाइडेड बाय एस एक्स इंटू एस वाई। ठीक है, तो एक हमारा फॉर्मूला है आर का, वे इट इज समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। ये वाला जो फॉर्मूला है वो कब यूज करेंगे? बच्चे पूछेंगे कि मैम ये सब यूज कब करना है? तो अगर सी शॉर्ट सम्स में आपको ये ध्यान देना है, यू डोंट हैव टू सी वैल्यू छोटी है बड़ी है, बिकॉज वी डोंट हैव ऑल द डेटा, राइट? इन शॉर्ट सम्स वी आर नॉट गिवन सो मच ऑफ डेटा। तो शॉर्ट सम्स में व्हाट यू हैव टू कंसिडर इज whichever information is given to you, according to that आपका आर का फॉर्मूला जो लगेगा वो आपको लगाना है। अंडरस्टैंडिंग? आर का फॉर्मूला उसके रिलेटेड जो लगा है वो लगाना है। हमने जितने फॉर्मूलाज पढ़े वो साथ में उतने ही फॉर्मूलाज का कोई क्वेश्चन आएगा, कोई नया तो आने वाला है नहीं, राइट? तो व्हाट वी हैव टू डू, तो शॉर्ट सम्स के लिए विचेवर फॉर्मूला विचेवर डेटा इज गिवन टू यू उसके हिसाब से हमारा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो व्हेन समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार एस एक्स दिया है, एस वाई दिया है, ये तीनों चीजें दी है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला लगेगा समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। एस एक्स डायरेक्ट लेके रखा है, एस वाई डायरेक्ट लेके रखा है, बस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, हो गया। अंडरस्टूड एवरीवन? We have one more formula of R which says summation xy minus n into x bar y bar divided by n into sx sy। तो ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? जब आपको दिया हो समेशन xy दिया हो, sx दिया हो, sy दिया हो और x बार एंड y बार, ये वाला डेटा जब आपको मिला क्वेश्चन में तो आपको समझ जाना है कि आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। फॉर्मूला क्या है? समेशन xy माइनस, कैन यू सी यहाँ पे n नहीं है, बट याद रखना यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है। स्टूडेंट्स मिस्टेक यही करते हैं कि दे फॉरगेट राइटिंग n ओवर हियर। So can you see we don't have to write n, but the n is shifted here, okay? The formula is summation xy minus n into x bar y bar divided by n into sx sy. That's all. These are the only formulas that we have to learn. Understanding? ये जो formulas है वो specially कब apply होंगे? Short sums के लिए। हमने वो 3 formulas पढ़े, वो कहाँ apply होंगे? Long sums के लिए। And in your board exam, this sum that we have done of UV will be of 5 marks compulsory. We have section F. Section F में क्या होता है? 4 questions होते हैं 5 marks वाले, उसमें से ये एक question for sure 110% होगा ही होगा। Understanding everyone? चलो, तो these are the formulas that we have learned
Which method? Carl Pearson's product movement method. We have learned two methods today, scatter diagram, and the second one is Carl Pearson. The Spearman's is still remaining. We'll do in the next class. Okay. Thank you so much.